नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हम लोग संसद भवन परिसर के ठीक बाहर यहाँ विजय चौक पर मौजूद हैं। मैं हूँ सुमित अवस्थी और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा। ऐतिहासिक पल है ये। संसद में महिला आरक्षण बिल लगभग पास होने की कगार पर है। अभी जब हम और आप चर्चा कर रहे हैं, राज्यसभा में चर्चा चल रही है। किसी भी वक्त वोटिंग होगी और जैसा हमने लोकसभा में देखा था अखिलेश, वैसे ही लगभग 99% लोग जो हैं वो उसके फेवर में जाने वाले हैं। बिल्कुल। और आपको ये बता दें कि आज यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हुई है विजय चौक पर, और बारिश जो होना वो शुभ माना जाता है। तो आप ये मान करके चलिए कि राज्यसभा जहाँ पर अब से कुछ देर बाद इस विधेयक को हरी झंडी मिलने वाली है, एक बड़ा शुभ काम होने जा रहा है, जिसका जिक्र हम कल भी कर रहे थे कि एक ऐतिहासिक काम जो लंबे समय से, बरसों से अटका पड़ा था, आखिरकार एक अंजाम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। राज्यसभा की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर की चर्चा लगातार चल रही है। अब से कुछ देर बाद राज्यसभा में यहां पर मतदान भी होगा और माना जा रहा है कि इस पर भी 100% जो है मुहर लगने की करीब करीब संभावना है। और उसके तुरंत बाद यहाँ पर बड़े पैमाने पर जश्न की तैयारी भी की गई है। नए संसद भवन में जो मकर द्वार है वहाँ पर भारी संख्या में जो है लड्डू मंगवाए गए हैं। और इसके साथ ही जो महिला सांसद हैं एनडीए की, वो भी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उन्हें बधाई देंगी। और उसके बाद हमें ये भी बताया गया है कि कल सुबह 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय 11 जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है वहां जाएंगे। और वहां पर बीजेपी महिला मोर्चा ने बड़े जश्न की तैयारी की और वहां पर पीएम मोदी जो है वो देश को संबोधित भी कर सकते। तो ये पूरी तैयारियां हैं। और आज राज्यसभा में काफी कुछ हुआ है, काफी तीखी बहस भी देखने को मिली है। दरअसल कांग्रेस की सांसद है रंजीता रंजन, उन्होंने ये कहा कि इस बिल का नाम ये क्यों रखा है, महिला शक्ति वंदन अधिनियम। तो इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सरकार की ओर से सम्मान करने का प्रयास है। आइए दोनों को सुन लेते हैं। के योगदान की एक आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूं, जिसका नाम आपने दिया है महिला आरक्षण का, नारी शक्ति विधेयक। ये नारी शक्ति विधेयक है, लेकिन अपने नाम दे दिया इसका नारी शक्ति वंदन विधेयक। मुझे लगता है ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये कोई दैविक वरदान नहीं है, ये कोई प्रधानमंत्री साहब का या आपका दिया हुआ महिलाओं को दया का पात्र नहीं है। ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। आपने इसका नाम दैविक और दया और पूजा से जोड़ के, मुझे लगता है जो आंदोलन का इतिहास था उसको भी खत्म करने की कोशिश की है। ये एक मैं महिला होने के नाते बोल रही हूँ। शब्दों के बारे में कई लोगों का अपना अपना वक्तव्य हो सकता है, लेकिन नारी शक्ति वंदन विधेयक, ये नारी शक्ति वंदन, ये शब्दावली ही अपने आप में हमारी सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारे समाज में महिलाओं को देखने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है और एक दिशा देता है कि हम सब लोगों के मन में कुछ धारणाएं बन गई और वो धारणा ये बनी है कि जैसे हम महिलाओं पर कोई कार्य कर रहे हैं तो कुछ एहसान कर रहे हैं। अगर हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ किया तो हम कुछ ऑब्लाइज कर रहे हैं। हमारा नजरिया बेचारा, अबला, बेचारी नारी ऐसा कभी नहीं रहा। हमेशा हम लोगों ने उनको एक विशेष स्थान देकर के उनको आगे बढ़ाने का काम किया। राज्यसभा के लिए भी ऐतिहासिक पल है ये, क्योंकि राज्यसभा का पहला बिल जो पास हो रहा है इस नई संसद में वो महिला आरक्षण का बिल है और यहीं पर फाइनल मुहर लगेगी। लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा से पास हो चुका है, तो जाहिर तौर पर दोनों हाउस से जब पास हो जाएगा तो खुशी का माहौल भी है, जश्न की तैयारी भी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त हिमांशु जुड़ रहे हैं, जो संसद भवन के भीतर मौजूद हैं। और जैसे ये बिल राज्यसभा से पास होगा, क्योंकि विरोध के स्वर है ही नहीं राज्यसभा में, तो 99% इस बिल का पास हो जाना ऑलमोस्ट तय है। तो हिमांशु के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं, हिमांशु क्या तैयारियां हैं? सुना कि वहाँ अभी से फूल माला, लड्डू, मिठाई, मतलब एक तरीके से सेलिब्रेशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जश्न की तैयारी है और ये जो पुरानी इमारत थी संसद भवन की, उसके ठीक सामने गेट नंबर 1 के सामने 2 विशेष लाइटें लगाई गई हैं यहाँ पर स्टैंड पर। और इसमें हमें ये सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि जब बिल पारित होगा राज्यसभा में तो बहुत बड़ी संख्या में जो महिला कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, महिला सांसद हैं, उनका एक फोटो सेशन होने वाला है और उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस पर अभी
कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये तय है कि यहाँ पर एक फोटो सेशन होगा महिला सांसदों का, और बहुत बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर लगातार जमा हो रही हैं, और इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। हमें ये भी बताया गया है कि मिठाइयाँ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मंगाई गई हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है, और बीजेपी के कार्यकर्ता, विशेषकर जो महिला कार्यकर्ता हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पहुंच रही हैं। जी चलिए, आप वहाँ पे तैयारियों का अपडेट देते रहिएगा हिमांशु, हम आपके पास समय समय पर आते रहेंगे जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी। इस बीच हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट आज की चर्चा में भाग लेने के लिए बद्री नारायण जी जुड़ गए। बद्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके पहले कि हम कुछ और बात करें, अखिलेश, एक सवाल मैं बद्री से पूछ लेना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। वो सवाल ये बद्री जी, ओबीसी के को लेकर इस पूरे बिल के दौरान एक ही चीज़ होती रही, दो चीज़ें बेसिकली विरोध की रही कि ओबीसी का कोटा क्यों नहीं है इसके अंदर, एससी एसटी को दे दिया आपने, और दूसरा इस बिल को तुरंत लागू करें। जो लोग ओबीसी के कोटे के खिलाफ थे, कांग्रेस पार्टी जैसे लोग 2010 में, वो भी उनके फेवर में आज बोल रहे हैं। तो ओबीसी की जो एबीसी है, इसका क्या मकसद है, क्यों ओबीसी इतना इंपॉर्टेंट हो गया है? देखिए, ओबीसी इसलिए इम्पोर्टेंट है सुमित जी, क्योंकि ओबीसी एक बड़े वोट बैंक के रूप में लगातार कल्टीवेट किया जा रहा है। ये मंडल आयोग से ही शुरू हो गया था, लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं लोग, और इधर अपोजिशन ने उसको अपना अगले इलेक्शन में कास्ट सेंसस वगैरह को जोड़ के एक बड़ा इलेक्शन प्लान बना दिया है। लेकिन ओबीसी का होना या नहीं होना, मुझे लगता है कि अपोजिशन के पास अब एक ही अस्त्र रह गया है इस बड़े नैरेटिव को जो बीजेपी के फेवर में जा रहा है, जो बीजेपी को की तरफ जो महिलाओं के फ्लो को बढ़ाएगा, रोकने का उनको एक ही साधन लगता है कि वो ओबीसी के सवाल को उठा के इसको फ्रैक्चर कर दें, इसको रप्चर कर दें। तो वो ओबीसी के इश्यूज को उठा रहे हैं लगातार, और उनके पास कोई और दूसरा तरीका है कि भाई सही इलेक्शन में टिकट दीजिएगा तो विनेबल कैंडिडेट को जो बीजेपी की महिलाओं को हरा पाए, और कोई माध्यम नहीं है। तो ओबीसी इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया है सुमित जी, क्योंकि ओबीसी को बीजेपी अपोजिशन एक अपने खास तरह से मंडल 2 कहें, मंडल 3 कहें, जो भी कहें, उस तरह की एक पॉलिटिक्स को लगातार एक्सटेंड कर रही है, और बीजेपी एक ऑल्टरनेटिव काउंटर पॉलिटिक्स ऑफ समाहन, जिसको कहते हैं ना कि समाहन करते हुए, लेकिन वेरी कॉन्शियसली अलर्ट होकर के कि कहीं कोई उससे एक ऐसी पॉलिटिक्स नहीं खड़ी हो जाए जो डिविसिव हो, जो जोड़ने वाली पॉलिटिक्स को तोड़े। तो अच्छा, उसमें क्या है कि छोटे छोटे सेक्शंस का भी ध्यान रख रहे हैं, वो छोटे छोटे सवालों का ध्यान, जैसे अभी आपने विश्वकर्मा योजना का देखा, वो एमबीसी का हिस्सा है। तो इकोनॉमिक ब्लॉक के रूप में वो ओबीसी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और ये उसको कास्ट आइडेंटिटी के रूप में प्रपोज कर रहे हैं या उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये लड़ाई कास्ट आइडेंटिटी को भी बीजेपी महत्व देती है। बट उसके अखिलेश शर्मा बोल रहा हूँ, मेरा एक सवाल आपसे ये था कि हमने ये देखा था कि जब पिछली बार इस बिल का विरोध किया गया था तो यही आधार बनाया गया था कि इसमें ओबीसी के लिए प्रावधान नहीं है। इस बार वैसा तीखा विरोध तो नहीं हुआ, मांग जरूर की गई कि ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए, ये भी कहा गया है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसमें अब कांग्रेस पार्टी भी शामिल हो गई है। लेकिन मेरा सवाल कुछ दूसरा है, ये है कि अगर आप ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं भी दे रहे हैं तो लेकिन जो सीटें हैं जहां पर कि राजनीतिक दल जानते हैं कि आपको ओबीसी उम्मीदवार ही उतारना है, तो उसके उतारे बिना तो आप वो सीट जीत नहीं सकते हैं। वो चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू, सब जानते हैं कि इस सीट पर किस उम्मीदवार को खड़ा करना है ताकि हमें जीत मिल सके। तो आप विनेबिलिटी को जो क्राइटेरिया बना देते हैं तो उसमें आप फिर महिला को खड़ी करें या पुरुष को खड़ा करें, ये तो राजनीतिक दलों के ऊपर निर्भर हो जाएगा। तो इसमें तो फिर एक तरह से ओबीसी आरक्षण की जरूरत महसूस नहीं होगी। बिल्कुल अखिलेश जी, जो आप कह रहे हैं कि सवाल ओबीसी जहां प्रभावी है वहां ओबीसी ही जीतेगा, चाहे वो ओबीसी महिला हो चाहे ओबीसी पुरुष हो। जाति वहां एक बड़ी रोल अदा करेगी, यानी जाति महिला आरक्षण का प्रश्न के साथ भी जाति जुड़ी रहेगी। हम इसको कहते हैं कि महिलाएं, ये जो हुआ है ट्रिपली सबॉल्टर्न, जो कहते हैं ना 3 तरह से सबॉल्टर्न जो होती है जाति से, यानी दलितों के सेंस में अगर आप देखें तो जाति से, विमेन के रूप में, दलित विमेन के रूप में और गरीब के रूप में, इस तीनों को सबवर्ट करने जा रहे हैं ये लोग। जो उनके विक्टिमाइजेशन के इंडिकेटर थे अब वो इंपावरमेंट के इंडिकेटर में बदलने जा रहे हैं। लेकिन ओबीसी का तो जाति, यानी पहली बार आप देखेंगे महिलाओं को जाति की राजनीति करते हुए, क्योंकि वो कहेंगे कि साहब हम इस जाति के हैं, हमको आप वोट दीजिए, हम उस जाति के हैं, आप हमको वोट दीजिए। तो जाति महिला के साथ साथ चलती रहेगी। सवाल ये है कि ठीक है कि इससे एक डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन होगा, डेमोक्रेसी का डीपनिंग होगा, लेकिन क्या वो पेट्रियार्किकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जिसमें कि जाति है, प्रिमोडियल आइडेंटिटीज है, रिलीजन है,
क्या इस विमेन रिजर्वेशन बिल से वो कम हो पाएगा या एक नई पॉलिटिकल कल्चर खड़ी हो पाएगी? मुझे तो नहीं लगता है। तो ओबीसी आरक्षण का जो प्रश्न है ये एक पॉलिटिकल गिमिक है, इसका भी जी सुमित जी कह रहे थे पॉलिटिकल गिमिक है कि नहीं, ये तो मैं मेरे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडणवीस जी जुड़ गई हैं। अदिति जी, फडणवीस जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा था, महिला आरक्षण अब तो बिल्कुल चरितार्थ हो गया। इस पूरे बातचीत को लेकर जो बद्री जी भी बोल रहे थे, आपको लगता है आने वाले वक्त में महिलाओं का एम्पावरमेंट को लेकर वाकई में ये सीरियस स्टेप है, या जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि ये पूरी तरीके से दिमाग से किया हुआ फैसला है ताकि वोटों को लुभाया जा सके? आप कैसे देखती हैं? नहीं, निश्चित रूप से कोई भी पार्टी जो सत्ता में है वो एक नज़र रखती है कि हमको क्या इससे फ़ायदा है। तो जाहिर है कि फ़ायदा तो होगा ही और इलेक्टोरल उनको बेनिफिट शायद मिले। हालांकि बहुत लंबा अंतराल है रिजर्वेशन होने में अनाउंसमेंट के बाद, लेकिन जहाँ तक एम्पावरमेंट का सवाल है, मेरे ख्याल से एम्पावरमेंट तभी होगा जब पार्टियाँ अपने ही इंटरनल फंक्शनिंग में महिलाओं को ज़्यादा आवाज़ देंगी, उनकी आवाज़ ज़्यादा मुखर होके निकलेगी। और ये तभी हो सकता है जब कुछ महिलाओं को लगे कि हम अगर पार्टी से हमारी सोच पार्टी से अलग है तो और पार्टी कोई ऐसा निर्णय ले रही है जो कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा, तो हमारी जगह सुरक्षित होनी चाहिए पार्टी में अपनी आवाज़ उठाने के लिए। ऐसा अभी होता नहीं है। बहुत सारी महिलाओं से हमारी बात हुई है और अधिकतर महिलाएं यही कहती हैं कि हमारा नज़रिया चीज़ों को देखने का दूसरा है। तो हमारे नज़रिए से बहुत मुद्दों पर पुरुष दूसरी तरह से चीज़ों को देखते हैं और चूंकि पार्टी में रहना है और पार्टी में जगह चाहिए। बीच में टोक रहा हूँ, माफी के साथ आप रहिए मेरे साथ। बद्री जी भी बने हुए हैं हमारे साथ। मशहूर पैरालंपिक्स की मेडल विनर दीपा मलिक भी जुड़ेंगी इस बातचीत में, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आपको बता दें कि इस समय राज्यसभा में चर्चा चल रही है महिला आरक्षण विधेयक पर। अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर भी मतदान शुरू हो जाएगा और उसके बाद जिस तरह से माना जा रहा है कि लोकसभा में प्रचंड बहुमत मिला है इस बिल के समर्थन में, वैसा ही प्रचंड बहुमत राज्यसभा में भी मिलने जा रहा है, प्रचंड समर्थन मिलने जा रहा है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। प्रोफेसर बद्री नारायण जी हैं, अदिति फडणवीस जी हैं और साथ ही अब विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। तो अब से कुछ देर में राज्यसभा पर भी ये पारित हो जाएगा। इसके बाद बीजेपी ने बड़े जश्न की तैयारी की है। कल बीजेपी मुख्यालय में सुबह पीएम मोदी पहुंचेंगे। बीजेपी महिला मोर्चा ने वहां पर उनका स्वागत करने की तैयारी की और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि पीएम मोदी इसे लेकर के पूरे राष्ट्र को संबोधित भी कर सकते हैं। तो ये किस तरह से आप इसको देखते हैं, जो तैयारी बीजेपी की है? हम देख रहे हैं कि लगातार कल से आज भी लगातार यहाँ पर जो महिला मतदाता हैं वो आ रही हैं संसद भवन में, और अब से कुछ देर पहले जो है पीएम मोदी की मुलाकात भी महिला सांसदों से हुई है। नहीं, देखिए, ये तैयारी बीजेपी ने स्वाभाविक है क्योंकि बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी इसको एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है जिसका फायदा उसको न सिर्फ लोकसभा चुनाव में बल्कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं 5 राज्यों के, उसमें भी मिले। इसीलिए बीजेपी को इसको सेलिब्रेट कर रही है। आप देखिए, कल भी जब लोकसभा में ये विधेयक चर्चा हो रही थी और इस पर मतदान होने वाला था, उसके पहले तमाम महिलाएं दिल्ली से और अनेक राज्यों से लोकसभा परिसर में पहुंची थी। आज राज्यसभा की दीर्घा में जो है तमाम सेलिब्रिटीज और महिलाएं पहुंची हुई हैं। तो बीजेपी एक बड़ा संदेश देना चाहती है महिलाओं के बीच में कि ये ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने किया है, जो पिछले 25-26 साल से लंबित था और जिसको कोई सरकार करने का साहस नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी नहीं कर पाई। उस काम को नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। तो भारतीय जनता पार्टी ये संदेश पूरे देश में देने की पूरी कोशिश करेगी और इसका पूरा जो राजनीतिक लाभ है, और हमेशा कोई भी दल होता है जब इस तरह का कोई फैसला लेता है तो उसकी सरकार जब लेती है तो वो फैसला विनोद जी आप जनता के बीच ले जाती है और जनता के बीच ले जाने का फायदा उठाने की पूरी कोशिश बीजेपी करेगी। आज जो खबर आ रही है विनोद जी, समय की कमी है, हमको प्रिसाइसली बात करनी होगी। आज जो राज्यसभा में जब वोटिंग होगी तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया गया है कि वो कुछ अमेंडमेंट्स मूव करेंगे, खासकर ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर, रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन की बात जो कर रही है कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेताओं ने नोटिस दिए हैं।
उपसभापति को। आपको लगता है कि इस वजह से कुछ रोड़ा अटकेगा? देखिए, कोई रोड़ा नहीं अटकेगा। कांग्रेस पार्टी के अमेंडमेंट सारे जो है वो गिर जाएंगे, क्योंकि पहली बात, जो अमेंडमेंट कांग्रेस पार्टी ने कोटा विद इन कोटा दिया है वो संवैधानिक रूप से अभी टिकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है, और इसीलिए उसने अपना जो पुराना स्टैंड था उसको बदल करके ओबीसी के लिए मांग रखी है। तो कांग्रेस लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने अमेंडमेंट्स नहीं दिए, लेकिन राज्यसभा में इसलिए अमेंडमेंट्स दिए क्योंकि उसका नंबर ठीक ठाक है और अपोजिशन का भी नंबर अच्छा है। तो थोड़ा इसको लेके बहस होगी, डिवीजन मांगा जाएगा, वोटिंग होगी, तो एक वो, और ये मुद्दा फिर जो है पूरा विपक्ष कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो लेके जाएगा, और वो कहेगा देखिए हम तो महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन हम ओबीसी को भी इंक्लूड करना चाहते हैं इसमें, क्योंकि उनकी महिलाएं जो है वो भी आनी चाहिए। दलितों वाला मामला तो इसमें है पहले से, कांग्रेस का वो अमेंडमेंट मेरे समझ में नहीं आ रहा कि दलित के तो, लेकिन उसमें भी एक पेच है। प्रोफेसर बद्रीनारायण जी के पास भी चल सकते हैं। जी प्रोफेसर बद्रीनारायण जी के पास चल सकते हैं। ये जो बात विनोद जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जानते हुए भी कि संशोधन पारित ना हो पाए, लेकिन फिर भी कोटा विद इन कोटा की बात करेगी, आपको लगता है कि जहां एक तरफ बीजेपी इसका श्रेय लेने का प्रयास करेगी, वहीं विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस पार्टी ओबीसी के मुद्दे पर इस पूरे श्रेय को अपने ऊपर भी लेगी और ये भी कोशिश करेगी कि बीजेपी ने आधा काम किया? बिल्कुल अखिलेश जी, एक्चुअली जो विपक्ष यानी कांग्रेस का नैरेटिव, ये दो नैरेटिव की टकरार होगी, एक इनिशिएटर और एक इम्प्लीमेंटर। यानी कांग्रेस कहेगी कि हमने इनिशिएट किया था, बीजेपी ने कहेगी कि हमने इम्प्लीमेंट किया था, और हमको पता है कि इम्प्लीमेंटर को ज्यादा फायदा होता है इनिशिएटर से, तो यहाँ पर तो बीजेपी को एज है लगातार। और दूसरा क्या है कि अब ये जो कांग्रेस ये करेगी कि ये जानते हुए कि ये सारे उसके बिल विधायक जो अमेंडमेंट्स गिरेंगे, लेकिन उसको एक बड़ा नैरेटिव में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगी, ताकि वो ओबीसी महिलाओं को ये मैसेज दे कि देखिए आप एक्सक्लूडेड रह गई, आपको नहीं इसमें शामिल किया गया। तो एक तरह का फ्रैक्चर पैदा होगा वीमेन वोट्स का। तो वीमेन एज होमोजेनियस आइडेंटिटी न रह जाए, उसमें ओबीसी अलग हो जाए, लेकिन एससी को तो एड्रेस कर चुकी है बीजेपी, तो एससी एंड अदर और महिलाएं तो उसके साथ ही है। लेकिन ओबीसी जो इंटरेस्टिंग है कि बीजेपी खुद एक ओबीसी पार्टी के रूप में टर्न हो चुकी है। बद्री जी और विनोद जी, अदिति जी एक इंपॉर्टेंट डेटा की तरफ नजर डालते हैं और फिर हम लोग ब्रेक की ओर आगे बढ़ेंगे। वो ये कि 1999 से लेकर 2019 के जो चुनाव हुए हैं, ओबीसी वोट बैंक, अगर ओबीसी वोटिंग पैटर्न की बात की जाए तो बीजेपी को जो 23% वोट मिलता था ओबीसी वर्ग का 1999 में, वो 2019 में बढ़कर 44% हो गया है, और कांग्रेस पार्टी को जो 24% मिलता था वो घट के 15 पर आ गया है। तो ओबीसी जो वोट कर रहे हैं वो बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं, और ऐसे में विपक्ष का ये जो प्लान है ओबीसी के नाम पर बीजेपी को घेरने का, वो कितना कामयाब होगा उस पर हमारी नजर रहेगी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। ब्रेक के बाद हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर, और जैसे कि अखिलेश जी आपको बता रहे थे, संसद में बहुत सी सेलिब्रिटीज़ भी आई इन 2-3 दिनों के लिए। जब महिला आरक्षण बिल पर चर्चा चल रही थी, ऐसी एक सेलिब्रिटी हैं, हम सबके आंखों का तारा है, दीपा मलिक जी। हिंदुस्तान के लिए पैरालंपिक्स में पहली मेडल विनर हैं दीपा मलिक जी। कल लोकसभा में मौजूद थी जब लोकसभा में ये बिल पास हो रहा था। दीपा मलिक जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, आप लोकसभा में मौजूद थी, कैसा लगा आपको? नई संसद कैसी लगी? महिलाओं को आरक्षण मिल गया, और आप कैसे वहाँ पहुंची? जब से नई संसद की जो नई बिल्डिंग बनी है, जो हमारा नया संसद बना है, मेरा शुरू से यही विचार था कि क्या ये सुगम्य है या नहीं। और अपने खेल मंत्री हमारे आदरणीय अनुराग ठाकुर जी को जब भी हम मिलते थे, और जब से वो पैरा खेलों से जुड़े हैं और वो हम लोगों को बिल्कुल पॉलिसी में कहें या हमारी जो भी जितना भी हमारा आजकल फंडिंग प्रोग्राम है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, कैश अवार्ड है, खेल मंत्रालय में बिल्कुल बराबर का एक हमको दर्जा दिया गया है पैरालंपिक खेलों में। तो मैं अक्सर जब भी मिलती थी यही कहती थी कि जो नया प्रांगण बन रहा है, क्या वो वाकई सुगम्य होगा। तो जैसे ही उसकी शुरुआत हुई और तो एक बुलावा उनकी तरफ से रहा कि दीपा, तुम्हें देखना था कि क्या ये वाकई सुगम्य है। और मेरे लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि वो भी ऐसा दिन जहाँ पे इतना जरूरी निर्णय चल रहा है। तो हमको महिलाओं को, जो देश की जागरूक महिलाएं हैं, जो अपनी भागीदारी अपने देश के नवनिर्माण में देती हैं, जो अपने नए भारत को, इंडिया एट 75 गोइंग ऑन 100 को एक सुगम्य भारत, एक इंक्लूसिव भारत
एक अपने मोदी जी का जो विजन है अपने नए भारत का, उसमें जो देखना चाहती हैं, तो एक निमंत्रण भी रहा और एक इच्छा भी रही, तो दोनों का समावेश रहा। बिल्कुल दीपा जी, और पूरे नए संसद भवन में हमने देखा है कि दिव्यांगों के लिए खास तौर से वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। लेकिन अगर महिला आरक्षण विधेयक की बात करें तो ये तो अब कानून बन रहा है, लेकिन 2029 से पहले लागू नहीं होगा, ये भी बात समझ में आ रही है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे एक बड़ा मुद्दा भी बना रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि जब तक प्रक्रियाएं पूरी नहीं होंगी, जाहिर सी बात है कानून लागू नहीं हो सकता। आपका क्या मत है, क्या ये देरी जो है ये ठीक है या तुरंत लागू कर देना चाहिए था? देखिए, विपक्ष तो अगर मुद्दा बना रहा है या कोई भी मुद्दा बना रहा है, तो वो ये फिर 30 साल पहले से क्यों नहीं बना रहे हैं, या उसको पहले कम से कम इस स्थिति में तो लाते। कम से कम 30 साल, 4 साल या 5 साल में तो तब्दील हुए, कहीं से तो शुरुआत हुई है। और शुरुआत भी तभी हो पाएगी जब आपका बहुमत होगा या आपका एक दृष्टिकोण ऐसा होगा जिसमें सभी का जो मानना है वो जुड़ा होगा। और कोई भी कार्य आप नए सिरे से करते हैं तो उसे वक्त लगता है, एक ढांचा बनाना होता है, उसका एक ढर्रा तैयार करना होता है। महिलाओं को भी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। जब 33% महिलाएं आगे आएंगी तो क्या वो 33% महिलाएं जागरूक महिलाएं हैं, क्या वो तैयार हैं अपना इतने बड़े ओहदे पे और इतनी जिम्मेदारी वाले कार्य के लिए? तो ये किसी भी बदलाव में समय लगता है। बदलाव की तैयारी अच्छी होनी चाहिए और तैयारी इतनी सुंदर होने की जरूरत है कि जब कार्यभार महिलाएं इतने बड़े ओहदे का संभालें तो वो पूरी तैयारी से उतरें, वो जागरूक हों, वो अपनी पॉलिसीज के बारे में जानती हों, वो एक लीडरशिप रोल लेने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लगे। तो ये मुझे लगता है कि एक जैसे हम खिलाड़ी हैं और हम 4 साल लगाते हैं अगले ओलंपिक की तैयारी में, जिसको हम रोड टू टोक्यो, रोड टू पेरिस कहते हैं। एक खिलाड़ी के भी बड़े खेल के लिए 4 साल का एक दायरा रखा जाता है, चाहे वो एशियन गेम हो, चाहे वो ओलंपिक खेल हो, पैरालंपिक खेल हो। तो जीत की तैयारी में मुझे लगता है 4 साल लग ही जाते हैं। एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे चलते चलते, हालांकि सभी पार्टियों ने एक साथ वोट किया है, बिल का पास होना बिल्कुल बहुत आसान है, लेकिन श्रेय लेने की कोशिश भी चल रही है। कांग्रेस कह रही है कि बिल हम लेकर आए थे, राजीव गांधी के समय की बात है। बीजेपी कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी का सपना है ये। आपके हिसाब से श्रेय किसको जाता है और क्यों? देखिए, मैं एक खिलाड़ी हूं और मुझे लगता है कि जब एक मेडल बनता है तो वो कभी खिलाड़ी का नहीं होता है, उसमें सबका टीम वर्क जुड़ता है। प्रयत्न बहुत सालों से चल रहा था। एक बच्चा जब नन्हा अपनी पाठशाला से निकलता है और फिर कॉलेज में आता है, फिर किसी नेशनल स्पोर्टिंग प्रोग्राम में आकर किसी अंतर्राष्ट्रीय कोच से भी ट्रेनिंग लेता है, लेकिन मुद्दा ये है कि उसको जीत की तैयारी कौन कराता है। छोटा छोटा योगदान सबका हर पल पे रहता है, लेकिन यथार्थ में, सच्चाई में उसको तब्दील कौन कराता है? तो आज तक क्यों नहीं ये सच्चाई में तब्दील हुआ? क्यों ये 30 साल से बस चलता ही रहा? तो उसमें शायद वो कहते हैं जो आखिरी धक्का है, जो एक बिल्कुल जिसे एक विल कहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग प्रण जिसे कहते हैं, कि एकदम से अगर नई शुरुआत हुई है और नया पार्लियामेंट है और नया सत्र है तो उसमें स्पेशल बुलाकर और महिलाओं की ओर इतना जागरूक होकर काम करना। तो मैं तो धन्यवाद दूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री का कि उन्होंने इसको बहुत बलपूर्वक आगे बढ़ाया। जो कमी पुराने सालों में रही उसकी खाना पूर्ति करते हुए कम से कम इसको सच्चाई में तो तब्दील किया। हम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण एक बहुत कीमती और बहुत ही सुखदायक एक अनुभव है कि अब महिलाएं भी अपनी आवाज जो कहते हैं पॉलिसी मेकिंग में या बड़े डिसीजन मेकिंग में और अपने दायित्व के साथ महिलाएं भी आके, क्योंकि महिलाओं ने कभी भी जब भी उन पे जिम्मेदारी दी है वो कभी पीछे नहीं हटी। चाहे आप खेलों के मैदान में देखिए, जब जब उनको अवसर दिया गया है वो अपने रोल में अपने सबसे बेहतर कदम को उन्होंने आगे रखा है। इतिहास भी गवाह है। आप जब भी इतिहास में देखिए, जब भी एक महिला को आपने दायित्व संभाला है, राजपाट संभाला है, चाहे लड़ाई का मैदान हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो, महिलाओं ने अपनी कमर हमेशा कसी है
और 100% से ज्यादा दिया है, सिर्फ मात्र एक अवसर की उनको देरी होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राज्यसभा में इस समय महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा चल रही है। उम्मीद है कि अब से कुछ ही देर बाद इस पर वोटिंग हो, मतदान हो, और जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ, प्रचंड मतों के साथ लोकसभा में मंजूरी मिली, वैसा ही राज्यसभा में भी सुमित अब से कुछ देर में मिलने जा रही है। और हम आपको ये भी जानकारी देने कि राज्यसभा से पारित होने के बाद ये विधेयक एक बार फिर से लोकसभा में जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस औपचारिकता को पूरी करने के बाद पूरी संभावना है सुमित की आज रात को ही लोकसभा चल रही है, अभी लोकसभा भी चल रही है, वहाँ पर चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा हो रही है। और संभावना इस बात की पूरी है कि आज रात को ही दोनों सदन को जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए। और साथ ही आप तस्वीरों में हमने कुछ देर पहले आपको ये भी दिखाया था किस तरह से वहाँ पर भव्य जश्न की तैयारी है, न केवल संसद भवन में बल्कि कल सुबह बीजेपी मुख्यालय में भी। तो बीजेपी पूरी तरीके से इस पूरे मोमेंट को कैप्चर करना चाह रही है, क्योंकि ऐतिहासिक पल है देशवासियों के लिए भी और देश की महिलाओं के लिए भी।